नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रावतबाट। विद्यार्थियों, ये पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इंडियन मानसून की चर्चा चल रही थी। इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो गया था। आज हम इंडियन मानसून की जो थियरीज हैं उन सभी थियरियों को पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे। आपको बताया था भारतीय मानसून की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, क्लासिकल थियरी ऑफ मानसून और मॉडर्न थियरी ऑफ मानसून। क्लासिकल थियरी में दो कंसेप्ट थी, दोनों को विस्तार से बता दिया गया है और आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न थियरी ऑफ मानसून। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, महत्वपूर्ण थियरी है, जिसका नाम है डायनेमिक थियरी, फ्लोन महोदय की। फ्लोन महोदय ने 1951 में गतिक सिद्धांत दिया है। देखा जाए तो उसमें मानसून की उत्पत्ति में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। एक तापीय सिद्धांत जो एडमंड हेली ने दिया है, जिसको क्लासिकल थियरी में शामिल करते हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है गतिक सिद्धांत, डायनेमिक थियरी है। ये फ्लोन महोदय ने 1951 में दिया है और इसको हम शामिल करते हैं मॉडर्न थियरी में। फ्लोन महोदय ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जो मूल कारण बताया है वो बताया है वायुदाब की पेटियों में किसका, वायुदाब की पेटियों में गतिशीलता। यदि सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर चमकता रहता, साल भर ही भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता, तो न तो तापमान में अंतर होता और न ही वायुदाब में अंतर होता और न ही वायुदाब की पेटियों में खिसकाव होता। लेकिन सूर्य कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य की ये उत्तरायण और दक्षिणायन गति के कारण ही धरातल पर वायुदाब की पेटियां हैं वो भी सूर्य की गति के साथ साथ गति करती हैं और इसके परिणाम स्वरूप ही फ्लोन महोदय ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति बताई है। जैसा फ्लोन महोदय ने बताया है और आप मानचित्र में भी देख रहे हैं, मार्च के महीने में और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इसमें बना भी रखा है, मानचित्र में आप देखेंगे 21 मार्च की स्थिति है ये। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पे होगी तो सर्वाधिक तापमान यहाँ पे होगा। तापमान जहाँ सर्वाधिक होता है वहाँ पर वायुदाब न्यून होता है, इसीलिए इस पेटी में विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। अब ये विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी है, यहाँ पर दो व्यापारिक हवाएं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवा और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा आकर के यहाँ मिलती है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं की दिशा होती है उत्तरी पूर्वी, आप मानचित्र में देख रहे हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं की स्थिति होती है दक्षिणी पूर्वी। ये है इसमें से, ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र है। इसी को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। उसमें से दो हवाओं का कन्वर्जेंस होता है यहाँ पर, लेकिन ये स्थिति साल भर नहीं होती है। मार्च के बाद में सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है, धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकता है और जून के महीने में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा हो जाता है, सीधा चमकता है। तो हम देखेंगे अप्रैल के महीने में सूर्य की लंबवत स्थिति, ये जो मानचित्र में दिखा रखा है ये वाली होती है, यहाँ पर सूर्य लंबवत होता है। मई की स्थिति यहाँ होती है सूर्य में, और जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो सूर्य की स्थिति के परिवर्तन से धरातल पर वायुदाब की पेटियों में भी परिवर्तन होता है। जो न्यून वायुदाब की पेटी या ITC-Z मार्च में जो भूमध्य रेखा पर होता है, वो ITC-Z है वो अप्रैल में यहाँ पहुँच जाता है, आप देख रहे हैं। मई में उसकी स्थिति यहाँ हो जाती है ITC-Z की, और जून में जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ITC-Z की स्थिति ये हो जाती है उसमें। ठीक है,
तो धीरे धीरे सूर्य की उत्तरायणी स्थिति के कारण वायुदाब की पेटी और विशेष रूप से विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी का भी खिसकाव होता जाता है। अब जब सूर्य अप्रैल में हम देखें, अप्रैल के बाद में मई में, उसके बाद में जून में, तो जून वाली स्थिति हम देखें जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और ITC-Z ये वाला चित्र है, यहाँ पर ITC-Z की स्थिति हो जाती है उसमें से। अब तो जो घटना मार्च में भूमध्य रेखा पर होती है वो सेम घटना है जून में कहाँ होगी, कर्क रेखा पर होगी। आप देखेंगे इसमें से यहाँ पर उत्तर की जो व्यापारिक हवाएं हैं, जिसको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा कहते हैं, वो यहाँ मिलती है, ये स्थिति रहती है वहाँ की। और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वो की स्थिति रहती है। अब होनी कैसी चाहिए उसमें से, दक्षिणी गोलार्ध में उनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, लेकिन जैसे ही ये हवा भूमध्य रेखा को पार करती है तो फेरल के नियमानुसार इनकी दिशा बदल जाती है। और इनकी दिशा बदल करके कैसे हो जाती है, ये वाली स्थिति हो जाती है। ये वाली हवा है, आप देखेंगे उसमें से ये सभी हवा, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने ही हैं। ये कौन से पवने हैं, व्यापारिक, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड है। दक्षिणी गोलार्ध की इन्हीं व्यापारिक पवनों को ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध की ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है, लेकिन जैसे ही गोलार्ध इनका चेंज होता है तो फेरल के नियमानुसार इनकी दिशा चेंज हो जाती है और इन्हीं पवनों को, इन्हीं व्यापारिक पवने हैं, वो भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून बन जाता है उसमें से। तो ये हवाएं यहाँ पर शिफ्ट होने का क्या कारण रहा, वायुदाब की पेटियों में खिसकाव और विशेष रूप से विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, जिसको ITC-Z भी कहते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से तो यही जो है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने ही भारतीय मानसून कहलाता है, ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। और जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में आती है तो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये व्यापारिक पवने हैं, ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। जो हवाएं अरब सागर के से होकर के जाती हैं उसको अरब सागरीय मानसून, और जो बंगाल की खाड़ी से होकर के जाती हैं उसको बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। ये अरब सागर है, ये वाला क्षेत्र, और ये बंगाल की खाड़ी का है, तो इधर से होने वाली है और यही जो है भारत में वर्षा करती है उसमें से। तो ये बात बताई है फ्रॉन महोदय ने, और इसमें वायुदाब की पेटियों में गति के कारण मानसून की उत्पत्ति बताई है, मानसून की उत्पत्ति होती है। तो यह है गतिक सिद्धांत वायुदाब की पेटियों का, गतिक वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति। अब हम बात करें भारत के शीतकालीन मानसून की। शीतकालीन मानसून में सूर्य की शीतकाल में सूर्य की स्थिति होती है मकर रेखा पर लंबवत। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो फिर इस क्षेत्र में, यह संपूर्ण क्षेत्र है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र सामान्य स्थिति में आ जाता है और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र को कवर करती हैं और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। और इन्हीं व्यापारिक हवाओं को शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ही शीतकालीन मानसून कहलाता है या उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। मानचित्र में उसकी आप स्थिति देखेंगे, सेम ये वाली स्थिति है, ये स्थिति है, ये क्या है, शीतकालीन मानसून है। और ये दिशा किसकी है, यह है उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की। तो इस तरह से
फ्लोन महोदय के अनुसार ग्रीष्मकाल में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ही ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ही शीतकालीन मानसून कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे मॉडर्न थ्योरी में दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है स्टर्ली जेट थ्योरी। ये पी कोटेश्वरम और पी आर कृष्णा ने 1952 में दिया था। ये सिद्धांत है तो इसको हम मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत न कह करके मानसून को सक्रिय करने का सिद्धांत कह सकते हैं। मानसून सक्रिय कैसे होगा ये सिद्धांत बताता है उसमें। इसमें हम पी कोटेश्वरम ने 3 चीज़ों पर बल दिया है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय एक तो भारत का थार का मरुस्थल है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये थार का मरुस्थल है, ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है हिमालय पर्वत की ये अत्यधिक ऊंचाई है। ये वाला हिमालय पर्वत इसमें दिखा भी रखा है मैंने, आप इसको देख सकते हैं, इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण। और तीसरा है तिब्बत के पठार। इन तीनों ही क्षेत्रों से हवाएं अत्यधिक गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ये हवाएं जब क्षोभ मंडल में 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उठ जाती हैं तो फिर ये एंटी ट्रेड का रूप धारण कर लेते हैं। व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसको प्रति व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। ये 3 जगह से ऊपर उठने वाली संबंध धाराएं हैं वो वायुमंडल में 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में धरातलीय व्यापारिक हवाओं की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। और इस समय धरातल के व्यापारिक जो हवाएं हैं और विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं उनकी दिशा हो जाती है, आप मानचित्र में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं की स्थिति है यहाँ की। तो यहाँ से ऊपर उठने वाली इन 3 क्षेत्रों से ऊपर उठने वाली हवाएं हैं, ये हवाएं हैं, यहाँ की हवा है वो ऊपर उठ करके इन हवाओं के जस्ट विपरीत आप देखेंगे ऊपरी वायुमंडल में यहाँ से ऊपर उठने वाली हवाएं ये थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत और ये तिब्बत का पठार, यहाँ से जो हवा ऊपर उठेंगी वे ऊपर उठ करके और 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाती है। इस तरह से ऊपर उठ करके ये दिशा अर्थात धरातल पर चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं के जस्ट विपरीत दिशा में हो जाएंगी। और ये जैसे ही ये भूमध्य रेखा को ऊपरी हवाएं जिनकी स्पीड अत्यधिक होने के कारण इन्हीं हवाओं को हम जेट हवा के नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यही जेट हवाएं हैं। इनकी दिशा मुख्य दिशा तो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ये पूर्व से आने के कारण ये हवाएं जो हैं यहाँ पर पूर्व से आने के कारण ही इनको पूर्वी जेट के नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है सिद्धांत का नाम, इसलिए स्टर्ली जेट थ्योरी, स्टर्ली जेट इन्हीं को कहते हैं, ये स्टर्ली जेट। और ये हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो फेरेल के नियमानुसार इनकी दिशा चेंज हो जाती है। उत्तर पूर्व से इनकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। ये वाली स्थिति हो जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है ये वाली स्थिति। और दिशा चेंज होकर के ये दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर नीचे उतरती है। नीचे उतर करके नीचे धरातलीय क्षेत्र जो कि एक सागरीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, वहाँ वायुदाब अधिक है, उस वायुदाब को बढ़ाती है और बढ़ा करके दक्षिणी गोलार्ध की धरातलीय जो व्यापारिक पवनें हैं उनको धक्का देने का काम करती है। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं ही जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आकर के उनकी दिशा कैसी हो जाती है, वो जो जैसा कि फ्लोन ने बताया है सेम वो वाली स्थिति हो जाती है। ये वाली स्थिति वही जो है वो अत्यधिक स्पीड से आकर के
तो इस तरह से यही है ईस्टर्ली जेट थ्योरी, कोटेश्वर ने इसी को कहा है। अर्थात ये मानसून की उत्पत्ति नहीं, मानसून की तीव्रता को, जैसे ही यहाँ की हवा, जिस क्षेत्र की हवा है वो ऊपर उठ करके ऊपरी वायुमंडल में पूर्व से पश्चिम की तरफ जेट का रूप धारण करके और दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर नीचे उतर करके वायुमंडल, निचली जो हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं, उनको धक्का देने का कार्य करती हैं और धक्का देने से वो तेज़ गति से प्रवेश करती हैं और तेज़ गति से भारत में प्रवेश कर करके भारत में अत्यधिक वर्षा करती हैं। इसी को पृष्ठ ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने 4 सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है। 2 सिद्धांत हैं वो क्लासिकल सिद्धांतों में हमने उनका अध्ययन किया और 2 हैं वो मॉडर्न में हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।